नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर सिंह और आप देख रहे हैं चंपारण केसरी। 29 अगस्त को नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की। उन्होंने बिहार के हर परिवार से एक महिला को 10,000 रुपए तक की राशि सहयोग के रूप में देने की घोषणा की। इस राशि का उपयोग महिलाएं अपने मन मुताबिक रोजगार करने के लिए करें। नीतीश सरकार ने यह फैसला उस समय लिया जब विधानसभा अपने अंतिम चरणों में और बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों द्वारा प्रत्येक दिन 17 अगस्त से बिहार के हर क्षेत्र में रैलियां की जा रही हैं, सभाएं की जा रही हैं और यात्रा पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी इत्यादि बहुत सारे नेता उसमें शामिल हैं। इस घोषणा के बाद बिहार की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया। इस योजना की खूबसूरती देखिए कि सितंबर में ही आवेदन लिए जाएंगे और सितंबर में ही उस आवेदन पर काम कर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाल दिए जाए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाएं मन मुताबिक अपना रोजगार चुन सकती हैं और 10,000 की राशि से वो शुरू कर सकती हैं। अब बताएं आप ही कि 10,000 रुपए में कौन कौन से व्यवसाय शुरू हो सकते हैं और महिलाएं कौन सी व्यवसाय करेंगी। बिहार में जीविका दीदियों के माध्यम से जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनकी संख्या 1,40,00,000 के आसपास है और शहरी क्षेत्रों में भी 5 लाख महिलाओं को जोड़ा गया है। 1,45,00,000 महिलाएं और इन महिलाओं के खाते में ये राशि सीधे जाएंगी और अगर हिसाब लगाया जाए तो 14,500 करोड़ डायरेक्ट इन महिलाओं के खाते में जाएंगे। ये सोचने वाली बात है कि बिहार का जो बजट है 2024-25 में बिहार का बजट 2.79 लाख करोड़ का है, जिसमें से बिहार पर कर्ज 3.30 लाख करोड़ का है, जो कि पूरे बजट का 38% है। बिहार सरकार इन कर्जों पर ब्याज 20,526 करोड़ अदा कर चुकी है, जो कि पूरे बजट का 7% है। ये हमारी विकास की योजना है और ये बजट है विकास का। तो क्या ऐसी स्थिति में बिहार की उन महिलाओं को जो नए रोजगार शुरू करना चाहती हैं वो नीतीश कुमार जी द्वारा दिए गए पैसे का सही उपयोग कर पाएंगी? एक आंकड़े के अनुसार बिहार के प्रत्येक आदमी पर 25,000 रुपए कर्ज। तो आपको क्या लगता है कि ये पैसा कहाँ जाएगा और कितने रोजगार है बिहार में जो महिलाएं करती हैं 10,000 में? नीतीश सरकार की यह योजना एक बहुत बड़ी स्कैम लगती है। ये स्कैम ही तो है। आपके पास बजट नहीं है, बिहार सरकार के पास पैसे नहीं है, कर्जों पर ये पूरा चल रहा है। बजट 2.79 लाख करोड़ का बजट बनता है, जिसमें से 3.5 लाख करोड़ आपका कर्ज ही है। कैसा विकास? नीतीश कुमार ने बिहार में पुल और सड़कों का बहुत अच्छा जाल बिछा। वो पुल बहुत अच्छा काम कर रही है, जगह जगह पुल गिर जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, विकास का काम हो रहा है। इसके बाद क्या अब यही बचा है कि महिलाओं का वोट अपनी तरफ करने के लिए उन्हें 10,000 की राशि दी जाए? बिहार सरकार का खुद का आंकड़ा है कि बिहार में 2/3 जनता ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। 94 लाख परिवार की मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। उनके लिए ये राशि तो बहुत बड़ी है जो नीतीश कुमार दे रहे हैं। तो क्या वो इन राशि का उपयोग व्यवसाय शुरू करने में करेंगे या अपने जीवन को सही तरीके से चलाने में या अपने खर्चों को कम करने के लिए इसका? और ये कैसी योजना है? क्या इस पर कोई सर्वे हुआ है? आखिर सरकार को कैसे पता चला कि 10,000 रुपए देने से बिहार के महिलाओं की स्थिति और सुदृढ़ हो जाएगी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि नवंबर 2005 से जब से उन्होंने शासन की बागडोर संभाली, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा से प्रयासरत है और हमेशा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करती रहती है। महिलाओं को बिहार में बहुत ज्यादा आरक्षण भी दिया गया, जिसके तहत बहुत सारी महिलाएं आज आत्मनिर्भर हैं, रोजगार में काम कर रही हैं। लेकिन ऐन चुनाव के वक्त ये कौन सा स्कीम लेकर आएगा? ये कौन सी घोषणा है? इसका कोई बेसी नजर नहीं है। क्या ये जो स्कीम है ठीक वैसी स्कीम जो महाराष्ट्र चुनाव में, विधानसभा चुनाव के 5 महीने पहले भाजपा सरकार लाई थी, क्या ये उसी की कॉपी तो नहीं? क्या इसका भी वही हाल होगा जो माझी लाडली बहन योजना का हुआ? इस पर भी सोचना होगा बहुत ही गहराई से। अब आप एक थोड़ा सा ध्यान दें
लाडली बहन योजना पर। असल में महाराष्ट्र में चुनाव के 5 महीने पहले एक योजना लाई गई, जिसके तहत 2 लाख कुछ परिवारों को इस योजना का लाभ दिया गया। योजना में शर्तें भी थी, सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, गाड़ी नहीं होना चाहिए या दूसरे योजनाओं से कोई लाभ नहीं लिया होना चाहिए। और यह योजना उन परिवारों के लिए थी जिनकी आय 2.5 लाख से कम थी। इस योजना के तहत प्रत्येक महीना महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डाले गए। और इस योजना के तहत, लाडली बहन योजना के तहत, सरकार ने 2.63 करोड़ महिलाओं को योजना का लाभ दिया और उसके तहत 1500 रुपए महिलाओं ने उठाया। चुनाव के बाद सरकार ने एकाएक बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं का नाम काट दिया, ये कहकर कि वो अपात्र हैं। और इसमें जो महिलाओं का नाम काटा गया उनकी संख्या थी 26 लाख, यानी 26 लाख महिलाओं का नाम अपात्र की सूची में डालकर काट दिया गया। इससे जो राजस्व का नुकसान हुआ वो था 1640 करोड़। आखिर सरकार ने आवेदन जब लिया तो उसकी ठीक से जांच क्यों नहीं की? और ऐसे कैसे हो सकता है कि आवेदन जब दिया गया हो, उस पर जांच हो और बाद में आप कह रहे हैं कि वो अपात्र है? इसका मतलब आपने सही तरीके से जांच नहीं की, या एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने रजिस्टर्ड तरीके से योजना के पीछे लोगों को घूस दिया वोट देने। और आपको विश्वास नहीं होगा, जुलाई में जब ये एक रिपोर्ट आती है कि उन 26 लाख लोगों में 14,000 सिर्फ पुरुष हैं, तो महाराष्ट्र सरकार को ये बताना चाहिए कि जब महिलाओं के लिए योजना बनी तो 14,000 पुरुष कहां से आ गए। मैंने पहले कहा था कि ये योजना के आड़ में कहीं वोटरों को घूस तो नहीं दिया जा रहा कि आप मुझको वोट दो। ये बात उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी मान चुके हैं। और 2200 लोग तो ऐसे थे जो सरकारी कर्मचारी होते हुए भी योजना का लाभ ले रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि हमने लोगों से अपील की थी कि जो योग्य है वही डालें। मतलब जिसने चोरी की उसी से आप कह रहे हो कि भाई हमने तुमसे उम्मीद किया कि तुम चोरी नहीं करोगे। तो ये भी वैसा ही है जैसा अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया योजना का। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। 10,000 में कौन सा रोजगार शुरू कर देंगे आप महिलाओं का भाई? उन 10,000 में आज के समय भादो का जो महीना होता है, ठेठ बिहारी की अगर बात करें तो भादो का जो महीना होता है वो सब के लिए आफत का ही महीना होता है। उसमें किसी के पास पैसा सही से नहीं। और इस योजना की खूबसूरती देखिए, सितंबर में ही उन सारे पैसों को चले जाना है लाभार्थियों के पास। तो आप बताइए कि इस महीने में जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है उसके में रोजगार के लिए सरकार पैसा देती है, तो वो पैसा कौन से रोजगार में जाएगा ये किसी से छिपा नहीं। मैंने पहले ही कहा ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये योजना की आड़ में वोटरों को एक तरह से रिझाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। हाँ, अलबत्ता इससे बिहार सरकार का जो कर्ज है वो जरूर बढ़ जाएगा। आप बताइए 3.5 लाख करोड़ कर्ज में 20,526 करोड़ का ब्याज भर चुके हैं। क्या आपको कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे? खैर, इस पर बोले तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लोगों पे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस योजना का लाभ उन परिवारों तक कैसे मिले जो वास्तव में इसके योग्य है। यदि सरकार ने उन लोगों को चिन्हित कर ऐसे योजनाओं का लाभ दिया होता जो वाकई इसके हकदार हैं तो समझ में आता। लेकिन सरकार ने यह घोषणा की है कि बिहार के हर परिवार में एक महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा। जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं कि ये किस तरह की योजना है। क्या इस योजना की आड़ में नीतीश सरकार अपनी कमियों को छिपा रही है? क्या इस योजना की आड़ में बिहार में जो वोट चोरी को लेकर माहौल बना हुआ है और राहुल गांधी द्वारा जो यात्रा की जा रही है उसको दबाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा? यदि बिहार में वोट चोरी का लेकर एसआईआर को लेकर विरोध हो रहा है तो क्या कभी सरकार ने इस पर गंभीरता से कोई सवाल किया? केंद्र सरकार अभी तक क्यों चुप रही? क्यों नहीं बोल रही है चुनाव आयोग को कि भाई आप सही से काम, यदि आप में गलती नहीं तो आप खुलकर बात करें, सरकार आपके साथ। और जब देश का चौथा स्तंभ पूरी तरह से मौन हो जाए, खामोश हो जाए, तो जनता को भी समझ लेनी चाहिए और अपना पाला बदल देना चाहिए कि जो मीडिया, जिसको आज के टाइम में गोदी मीडिया कहते हैं, वो है इसलिए कहा जाता है, इसमें कोई गलत नहीं। आपका काम होता है लोगों को सही जानकारी देना, कहाँ क्या हो रहा है, देश के किस राज्य में
किस जिले में, राज्य में कौन सी घटना होती है, लोगों को उसके बारे में बताना। देश में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे, बहुत सारे एक्सपर्ट, बहुत सारे लोग हैं जो अनुभव रखते हैं, उनकी बातों को लेकिन सरकार मीडिया क्या कर रही है, बाढ़ में कितना दह गया, कहाँ पर बादल फटा, कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ तो भाई फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कुछ शो बना देते हैं। ऐसे नहीं चलता। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव सर पे है और मीडिया द्वारा कहीं कोई चीज नहीं दिखाई जाती। यहाँ तक कि जो राहुल गांधी की यात्रा है उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं। तो ऐसा नहीं, चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त के शब्दों में आंखें बंद कर लेने से सूरज उगना छोड़ नहीं देगा। सूरज पूरब में ही उगता है और जवाब देना होगा। जिम्मेदार आप भी। यदि ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही चीजों से हमेशा रूबरू होने के लिए बने रहें मेरे साथ। नमस्कार।